जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड में जन्म आप सभी का स्वागत है। मैं रोबिन चंद, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ रिम्स रांची। आज आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है बट वो बायोलॉजी ही पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक BBMQ यूनिवर्सिटी, जो है सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। और इसमें क्या पढ़ाना है कि ये यूजी का सिलेबस दिया हुआ है, तो यूजी वोकेशनल सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैं उसी को डील करने जा रहा हूं। तो उसमें मुझे डील क्या करना है या बताना क्या है, तो देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और एक यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट 3 है। मतलब 3 यूनिट में सिलेबस को बांटा गया। कितने यूनिट में सिलेबस को बांटा गया? 3 यूनिट में। तो देख रहे हैं, और तो कोई यूनिट नहीं है, मैं देख लेता हूँ फिर भी, ठीक है। तो 3 ही यूनिट है, ठीक है ना। अब 3 यूनिट में पहला यूनिट में जो दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड फूड साइंस। क्या लिखा हुआ है इसमें? बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड फूड साइंस, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल और फूड साइंस के बारे में दिया गया, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआई मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिससे मैंने लिखा होता है डाइजेशन होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है, पेनक्रियास के बारे में पढ़ना है, लिवर के बारे में पढ़ना है, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ना है और उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ये पहला यूनिट के 1.1 में है, ठीक है। और मैं आज इसको ही सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो है ये 1.2, 1.3, 1.4 को भी मैं एक साथ मिला के बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद वाले चैप्टर को भी मैं उसी तरह से सीक्वेंस से बनाऊंगा। तो ये 1.2 में क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑन फूड। फूड के विषय में कंसेप्ट दिया हुआ कि कौन कौन से फूड होते हैं उसके विषय उसके रूप में बताया गया, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है। न्यूट्रिशन मिलता है तो क्या क्या फायदा होती है, हमारे शरीर को ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के बारे में जानना है। मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी से क्या होता है वो जानना है। और उसके बाद क्या करना है? हेल्थ, स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ के बारे में जानना है कि कैसे करके हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं न्यूट्रिशन के हेल्थ से। और न्यूट्रिशन का क्या क्या स्कोप है, मतलब इस जगह पे क्या क्या काम हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ाई हो सकता है और कैसे हम इसको न्यूट्रिशन को और बेहतर कर सकते हैं, इसके विषय में पढ़ना है। इसके बाद वाला चैप्टर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे सात्विक भोजन बोलते हैं, तामसिक भोजन बोलते हैं, ये भोजन होते हैं ना वो फूड्स का। तो इसी में आता है वीगन फूड्स आता है, कोई वेज फूड्स आता है, कोई नॉन वेज आता है। तो यही फूड्स को बांटा गया है, उसी के विषय में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बाद बाकी आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कि किसमें क्या मात्रा ज्यादा है और आपके शरीर को क्या नीड है, तो उसके अनुसार में भी चेंज किया गया। जैसे जिम वाले लोगों को क्या जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है, तो वो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अपना अपना अलग अलग फील्ड के हिसाब से अपने आप को हमने की चेंज किया हुआ है। और जो हम लोग को जैसे लोगों के लिए हमें ओमेगा ऑयल का ज्यादा जरूरत होता है, मतलब समझे ना, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट अलग अलग लोगों को अलग अलग चाहिए, लेकिन एक जो होता है प्रॉपर हेल्थी इंसान को सब न्यूट्रिएंट का बैलेंस चाहिए, ठीक है ना। किसी को ज्यादा किसी को कम तो चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर एक जो होता है कि नेचुरली फिट इंसान को, ठीक है ना, उसको सब कुछ का मात्रा एक बराबर चाहिए। जो जितना ज्यादा जरूरी नहीं, जो चीज मैंने कम जरूरत है तो वो कम, और ज्यादा जरूरत है ज्यादा, मैंने कि सबका एकदम बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद क्या है? यूनिट 2 तो न्यूट्रिशन पे ही भरा हुआ है। यूनिट 2 में न्यूट्रिशन ही पढ़ना है, ठीक है। क्या न्यूट्रिशन में पढ़ना है? डाइटरी फाइबर्स पढ़ना है। कौन कौन से फाइबर्स जो है डाइटरी होते हैं वो पढ़ना है। उसमें जो होता है उसका कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टी एंड मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट। क्या क्या मिनरल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल 2.1 में क्या करना है? बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल भी पढ़ना है। बायो अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट विथ एग्जांपल्स, माने उसके बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो बायो से रिलेटेड जो अवेलेबिलिटी है जो न्यूट्रिशन में है उसके बारे में भी पढ़ना है। और उसका रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को क्या है उसके बारे में पढ़ना है, और उसका एग्जाम्पल भी देना है। ये सब टॉपिक है, ठीक है। आगे की तरफ मैं जाता हूं। देखिए 2.2 में लिखा हुआ क्या है? विटामिन के बारे में पढ़ना है। इसमें विटामिन आपको 2 तरह के विटामिन मिलेंगे, एक फैट सोल्यूबल मिलेंगे और वाटर सोल्यूबल मिलेंगे, वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? आपको विटामिन पढ़ना है और उसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। एग्जांपल्स जो होंगे विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है, ये सब पढ़ना है। एक होता है वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ये सब पढ़ना है आपको। चिंता नहीं कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से, ठीक है ना। बाद बाकी तो है, धीरे धीरे मैं सबको बता दूंगा।
आपके एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा और आपको तब तक याद करने का भी समय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो विटामिन एग्जाम्पल क्या है, बायोकेमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, हमारे शरीर में क्या क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है और कितना चाहिए, ठीक है ना, और उसका डिफिशियंसी के कारण से क्या होता है और उसके एक्सेस के कारण से क्या होता है, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। वाटर 2.3 में क्या पढ़ना है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बैलेंस हमारे शरीर में कितना पानी की आवश्यकता है, रोज का डेली रूटीन में हमको कितना पानी चाहिए, ये सबको भी हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ना है 2.4 में, बेसिक आइडिया अबाउट कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्रोग्राम अब जो होता है समूह में जो होता है न्यूट्रिशन का क्या जरूरत है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो अलग अलग विभिन्न टॉपिक है, जो कि ये टॉपिक्स जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है और ये आसान भी पड़ेगा और आप एग्जाम में आराम से लिख पाइएगा, और एक टॉपिक भी अच्छा से याद रहेगा क्या होता है न्यूट्रिशन का, तो दूसरा टॉपिक को आप रिलेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फायदे हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे से नंबर मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है बहुत ही आसान पड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि खाली समझना है, जितना हम पढ़ा रहे उतना समझना है, आज समझ गए तो खुद से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये न्यूट्रिशन के बारे में विषय में दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा चीज़ है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो इसी तरह से, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है कि फूड को लंबे समय तक फूड को किस प्रकार से प्रिजर्व करके रखे ताकि वो लंबे समय तक हमारे काम आए। जैसे क्या होता है कि अगर मान के चलो बनाना आता है या कोई भी सेब या फल उला रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करके रखे कि वो हमारे पास लंबे समय तक मैंने उसको हम लोग बना के रखे, ठीक है ना। जैसे आलू जो होता है बहुत पहले काट दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको स्टॉक्स करके रखते हैं ना, तो उसको कैसे कैसे चीज़ों से बचाते हैं ताकि वो स्टॉक रहता है। गेहूँ चावल सब का देखते ना, एक स्टॉक्स होता है, तो सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो ये पढ़ना है, फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है प्रिंसिपल वो पढ़ना है, डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कौन कौन से मेथड है फूड प्रिजर्वेशन के, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्व प्रोडक्ट जैसे जैम, जेली, मार्मलेड, सॉसेज, पिकल्स, अचार को कैसे करके हम लोग लंबे समय तक बचाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसको ऐसे सिरप टाइप्स, सिरप जो होते हैं कप सिरप, इस सबको कितना दिन तक कैसे करके मतलब कि लंबे समय तक रखते हैं, ये सब पढ़ना है। कॉम्पोजिशन पढ़ना है, मैन्युफैक्चर पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है, कॉस्ट पढ़ना है, कितना पैसा लगा, स्टोरेज पढ़ना है, यूजेज पढ़ना है और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पढ़ना है। और लास्ट जो है फूड स्टैंडर्ड पढ़ना है कि फूड स्टैंडर्ड जो होता है, कोई भी जो सामान बनाते हैं उसके लिए फूड स्टैंडर्ड जो होता है अप्रूवल देता है। इसके लिए फूड स्टैंडर्ड जो होता है ISI होता है या एग मार्क होता है, ठीक है। ये सब देखे होंगे, अगर कोई भी आप पैकेट का सामान लेते हैं तो उसमें लिखा होता है या ISI या एग मार्क। फिर होता है FPO का भी होता है, MPO का भी होता है, PFA का होता है और FSSAI का भी होता है, ठीक है, AI का भी होता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हमें इस सब नहीं पढ़ना है अभी हमें मेनली जो है यूनिट 1 का 1.1 देखना है। छोटा सा टॉपिक है तो मैं इसको जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। और नोट्स में जितना लिखा है बस उतना ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे की तरफ स्टार्ट करता हूँ, चलिए। और भी बहुत सारी चीज है, देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। मैं तो पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, चलिए। अब देखिएगा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड फूड साइंस। हम लोग को यहाँ पर बेसिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड फूड साइंस के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 1 है और यूनिट 1 में 1.1 को मैंने लिख दिया हूँ कि यहाँ पे 1.1 को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो क्या क्या पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग GI बोलते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ऑफ फूड का, ठीक है, जो कि खाना खाते हैं। फिर उसका क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन भी किसका, लीवर का, गॉल ब्लाडर का और पेनक्रियास का, ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग पहला जो है, हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो क्या करते हैं, यहां से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ते हैं यहाँ तक। फिर इसको दूसरा में लेते हैं, एक ही साथ नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैंने किसको तोड़ तोड़ के पढ़ाया, ठीक है। तो आगे की तरफ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर बारे में बताया गया था कि इसका स्ट्रक्चर बताइएगा, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को ही बनवा दिया है, ठीक है ना, इसको छपवा दिए हैं कि फिगर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यही है। तो इसमें क्या है कि आपको सब कुछ चीजों के बारे में जान लीजिए, आसानी होगा पढ़ने के लिए।
देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया ये ओरल कैविटी को दिखाया गया है, ओरल कैविटी, ठीक है। इसमें आपका माउथ का पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसके द्वारा, जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिससे सलाइवा सिक्रेशन होता है, वो ग्रंथि है, ठीक है ना, या वो ग्लैंड्स है। इसी के द्वारा जब भी आप रोटी या कोई भी सामान खाते हैं तो देखिएगा वो रोटी कुछ देर के बाद वो गीला हो जाता है, और उसके बाद वो जब गीला होता है ना तो वो पॉलीसैकेराइड्स होता है, और उसको जैसे गीला करते तो वो टूटता है, और वो डाइसैकेराइड में टूटता है। डाइसैकेराइड जो होता है मीठा लगता है, इसलिए कभी आप रोटी खाए होंगे तो एक महसूस कीजिएगा कि पहले तो रोटी में कोई टेस्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। बाद में जैसे आप उसको क्या बोलते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें जो सलाइवा जो सिक्रीट होता है तो फिर आपको क्या लगता है, वो मीठा लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो पॉलीसैकेराइड था, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब कि माने बड़ा रूप है ना सैकेराइड का, माने ग्लूकोज का ही बड़ा रूप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा रूप होता है, तो वो रहता। फिर जब उसको तोड़ते हैं तो डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, इसीलिए आपको वो मीठा लगने लगता है। तो ये चीज है। फिर देखिए यहाँ पर पैरोटाइड ग्लैंड है, देखिए सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटाइड ग्लैंड, इस सबका काम क्या होता है? सबका काम यही है कि लार को निकालना, ठीक है, सलाइवा को निकालना। इसके बाद क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स से यहाँ से पैसेज होता है खाने का, ठीक है, और इसोफेगस है, ठीक है, ये है इसोफेगस। इसोफेगस से क्या होता है, आप भी जब कुछ खाना खाते हैं तो इसके द्वारा से क्या होता है कि आपका इसके द्वारा जाता है, ये नाली के द्वारा से, ये कनाल के द्वारा से जाता है। अब जब यहाँ पे जाता है तो एक मूवमेंट होता है, खाना जब भी जाता है तो वहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वाला समझ सकते हैं, उस खाना को स्क्वीज माने किस तरह से रोटेट कर करके नीचे की तरफ, माने उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से, ये वाला चीज है ना पूरा घूमता है और नीचे की तरफ इस तरह से आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, आपका खाना। तो इस मूवमेंट को जो इस प्रकार से क्या होता है, खाना ऊपर गया फिर नीचे की तरफ इस तरह से रोका, और फिर जैसे इसको स्क्वीज करते हैं फिर नीचे की तरफ छोड़ते हैं, फिर स्क्वीज करते हैं नीचे की तरफ छोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस से जाता है। इसी प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, इसी तरीके को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये मूवमेंट से खाना नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि लीवर है, इससे पहले स्टमक के पास जो खाना आप खाए तो वो स्टमक के पास जाता है, ठीक है। स्टमक के पास जाने पर क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है कि एससीएल आता है। स्टमक के पास ग्रंथि होता है, माने कि क्या बोलते हैं हम, तो ग्रंथि होता है, उस ग्रंथियों के द्वारा से क्या कर सकते हैं कि एससीएल सिक्रीट होता है, ठीक है। एससीएल सिक्रीट होता है, और वो एससीएल जब रिलीज होता है तो वो क्या कर देता है कि फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर ही एससीएल के साथ मिलाकर जो होता है वो उसको पूरी तरह से वो मथा जाता है, माने रोटेट करता है, ठीक है। और कम से कम 1.5 घंटा इस समय तक यहाँ पे क्या कहता है, घुमाया जाता है खाना को, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे छोटे छोटे और टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से जो प्रोटीन्स के कण होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाद बाकी जो बचा हुआ है और भी न्यूट्रिएंट्स का सामान उसको आगे की तरफ छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो है, और यहाँ लीवर है, यहाँ से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस क्या कर देता है कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है साबुनीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब फैट का ऊपर में जो होता है, कुछ फैट के ऊपर में क्या कर देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, इजिली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। फैट के ऊपर में क्या कर देते हैं कि रक्त कणिकाओं का क्या कर देते हैं, एक पट्टी चढ़ा देते हैं ताकि वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब होने में सहायता हो सके। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। आगे की तरफ देखिएगा, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को ड्यूडेनम बोलते हैं। और इसके सामने होता है पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास जो होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए क्या होता है कि कोई भी ट्यूब नहीं, वो डायरेक्ट जो होता है उस ग्लैंड से जो भी रिलीज होने वाला हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ब्लड में चल जाते हैं। और एक्सोक्राइन के लिए क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं, उसके द्वारा से क्या होते हैं, पैसेज होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, केमिकल्स का। जबकि एंडोक्राइन से क्या होता है, पैसेज जो होता है वो ब्लड में ही हो जाता है। तो इसीलिए ये जो दोनों तरह का काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, पेनक्रियास को। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं आपको ज़्यादा जानना है, ठीक है ना। तो और भी बता सकते हैं। देखिए ये पार्ट जो है इसको माने ये जो है, अब यहाँ से क्या होता है कि इंटेस्टाइन को जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा तो जीजनम होता है, जीजनम जो होता है, और उसके बाद क्या होता है, इलियम होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ के द्वारा एक सीकम का पार्ट, सीकम के पास से यहाँ से क्या होता है कि
आपका जो फीकल मैटर जो होता है, जो माने कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने पर यहाँ पे इसे वाटर, मिनरल्स कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब और भी किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है, वो जो फीसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कोहेरेंट हो जाता है। कोहेरेंट मतलब सॉलिडिफाइड हो जाता है। फिर सॉलिडिफाइड होने के बाद क्या होता है कि असेंडिंग कॉलम से ट्रांसवर्स कॉलम की तरफ जाता है और ट्रांसवर्स कॉलम से डिसेंडिंग कॉलम की तरफ जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे सिग्मोइड कॉलम के से नीचे की तरफ जाके रेक्टम के द्वार से एनस से निकल जाता है आपका फीकल मैटर से। तो ये काम होता है आपका डाइजेशन, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। मैंने तो इसको मोटा मोटी बताया, अब इसको मैं लिखे हुए रूप में, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो और आपको नंबर पूरा तरह से मिल सके और हमें खुशी मिल सके। बस यही के कारण से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो बस इतना ही है। और चलिए अब मैं नोट्स को बढ़ाता हूँ, ठीक है। नोट्स को आगे की तरफ करता हूँ। तो चलिए नोट्स देखिए। तो फंक्शन देखते हैं इसमें। तो फंक्शन देखिएगा, फंक्शन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस involve multiple organs and step to break down and absorb nutrient from the food we eat। बोलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बदले क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और आसान होगा कि यहाँ लिखिएगा डाइजेशन, लिखिएगा क्या लिखिएगा, डाइजेशन, ठीक है। द डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गन एंड स्टेप टू ब्रेक डाउन एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट, ठीक है। बोलता है जो डाइजेशन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो। इसमें क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े बायोमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन का भी यूज होता है, आपके बहुत सारे वाइटल्स ऑर्गन का भी यूज होता है। इसमें हर पार्ट कुछ ना कुछ अपना भूमिका निभाता है और हर पार्ट का कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। और क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए तो आसान है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई ये किस प्रकार से कोई ऑर्गन इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑर्गन दूसरे चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई इमल्सिफिकेशन कर रहा है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के जो होते हैं बॉडी में ऑर्गन्स बने हुए हैं, ठीक है। और सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट रूप में, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है हियर्स गिवन बिलो ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ चीजें के बारे में दिया गया कि क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, मेन फंक्शन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेशन का, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है कोई भी चीज के बारे में कि यहाँ पर इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि फूड एंटर्स द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द माउथ। पहले तो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो इस खाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो खाना खाते हैं किसके द्वारा खाते हैं, माउथ के द्वारा खाते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय च्यूइंग, मैस्टिकेशन एंड मिक्सिंग विद सलाइवा। अब जब जैसे लेते रोटी को लेते हैं, मान लीजिए हम रोटी से लेते हैं, ठीक है। तो रोटी को लिए, मुंह पे लिए, उसके बाद क्या किया, उसको चबाने लगे। तो चबाने के लिए आपका दांतों का यूज हुआ, ठीक है, दांतों का यूज हुआ। और उसके साथ क्या हुआ कि सलाइवा का मिक्सिंग हुआ और उसको तो पूरी तरह से चर्न किया गया, मिक्स किया गया और मैस्टिकेशन किया गया, ठीक है। इस प्रकार से उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया। अब आगे क्या हुआ, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, ये तो मैकेनिकल डाइजेशन की तोड़ा गया। अब क्या होता है, एंजाइम्स, जो सलाइवा में सलिवरी एमाइलेज है, वो एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अब देख, जैसे कि हम बताए थे रोटी का ही एग्जांपल ये थे कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसको तोड़ के उसको क्या किया था, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। और इसको कौन करता है, एंजाइम्स करता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, लेकिन सलाइवा सलिवरी एमाइलेज जो इसमें है एंजाइम्स, वो क्या किया, उसको बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उसको तोड़ के क्या किया, स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल में करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे शरीर में इजीली अब्जॉर्बेबल है, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स इजीली अब्जॉर्बेबल नहीं है, इसके कारण से छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। आगे की तरफ देखिएगा, एब्जॉर्प्शन क्या आ रहा है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या आ रहा है कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वॉल ऑफ द
स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि जितना भी आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जाके डाइजेशन होके एब्जॉर्ब हो जा रहा है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मिल जा रहे हैं। तो उसमें से एक जो है प्रोटीन का जो डाइजेशन का जो मेन केंद्र होता है स्टमक में होता है, स्टमक में, तो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में स्टमक से जाके प्रोटीन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, सबका जो ज्यादा मात्रा में जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उससे एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब करके उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देता है, रिलीज कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हमारे ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट लगे रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हम लोग जो फूड खाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है, देखिए, जब मान के चलिए गन्ना से आप जूस निकालते हैं, तो गन्ना से जब जूस निकालते हैं तो वो जूस आपका जो हो गया गुड प्रोडक्ट हो गया, वो अपने ब्लड में माने वो आप यूज कर लिए। लेकिन जो बचा हुआ चीज वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उसी तरह से हमारे शरीर में भी हम लोग जो तो न्यूट्रिएंट आदि को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, सुबह सुबह एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन होता है, क्या होता है, एलिमिनेशन। तो चलिए एलिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, एनस के द्वारा से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑर्गन फंक्शन, मतलब आप पढ़ेंगे कि जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स है उनके क्या क्या रोल है, ठीक है, क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ते हैं। तो माउथ में क्या लिखा हुआ है, माउथ में लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड थ्रू च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद सलाइवा। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं माउथ में, किसके हेल्प से, च्यूइंग करते हैं, ठीक है, और उसको मिक्सिंग करते हैं विद सलाइवा को लेके, तो ये दिया हुआ है। फिर इसोफेगस, वो जो नाली देखे थे ना, कनाल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक में स्टमक तक है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द स्टमक थ्रू द पेस्टलाइसिस। पेस्टलाइसिस मूवमेंट था बताया, तो उसी के द्वारा क्या होता है, आगे की तरफ बोलस जाता है। बोलस माने जो आप खाए ना, तो वो जो खाना जो फूड पार्टिकल था उसको जो मिक्स कर दिए, जो अब अंदर की तरफ डिगुलेट हो रहा है, डिगुलेट में जा रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलस के रूप में बोलते हैं। तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, और उसके लिए क्या कर देते, जो फूड गया तो उसको क्या कर देते, जो मूवमेंट होता है पेस्टलाइसिस मूवमेंट, उसके द्वारा से क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, कहां बढ़ता है, स्टमक की तरफ। अब जब स्टमक की तरफ जाता है तो स्टमक क्या करता है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम में पेप्सिन सिक्रीट करता है, ठीक है, पेप्सिन होता है जो कि पेप्सिनोजन रिलीज करता है, ठीक है, एंड एसिड टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, और एसिड होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, फिर उसको क्या होता है, एमिनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन ही आता है, स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही आता है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, बोलता है कि जो न्यूट्रिएंट सब कुछ जितना भी एब्जॉर्ब किया गया उसको एब्जॉर्ब कर ले आता है, उसको कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड में डायरेक्ट दे दिया जाता है। आगे देखिएगा, 5वां नंबर में है पेनक्रियास। क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए पेनक्रियास के पास क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स के सहारा से क्या कहता है, तोड़ा जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को। ठीक है, तो इसलिए पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है तोड़ने के लिए। फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सब कुछ क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पेनक्रियास के बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और पेनक्रियास में क्या होता है, ये सब एंजाइम होता है, और यही एंजाइम जो होता है रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और क्या कर देता है कि जितने भी मैंने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को तोड़ा जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में, और उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पास कर दिया जाता है। देखिए लीवर के बारे में भी पढ़िए। लीवर प्रोड्यूस बाइल, इमल्सिफाई फैट्स एंड डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन। बाइल के हेल्प से क्या होता है, फैट को क्या कहता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि देखिए फैट का पार्टिकल्स होता है डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ऑयली होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसके ऊपर में जो होता है हमें क्या बोलते हैं, ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स का, हमने कि उसका एक लेयर चढ़ाया जाता है, फिर उसको एक काइलोमाइक्रोन्स बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाइल से उससे इमल्सिफाई होता है फैट्स का, और डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन, ये जहर का डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब कोई भी चीज का जहर वो ज्यादा मात्रा में, कोई गंदगी या बहुत जो
मैंने जहरीला सामान हो तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का भी यही काम करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो ख़त्म ही हो सकता है बॉडी, ठीक है। तो ये डिटॉक्सीफाई करने का भी काम करता है, टॉक्सिन को, जहर वहर को, मैंने जो थोड़ा मोड़ा चीज़ों में रहता है ना कुछ मात्रा जो कि हमारे शरीर के लिए नेसेसरी नहीं है, वे सबको ये डिटॉक्सीफाई करता है। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल फ्रॉम द लिवर, बोलता है गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को फ्रॉम द लिवर, लिवर से जो निकलने वाले जो बाइल होते हैं उसको स्टोर करने का जगह कौन होता है, गॉल ब्लैडर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दो बार लिख दिया गया, ठीक है। द मेन एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल ऑब्जर्व, ठीक है, वही चीज को मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है ना यहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा है द मेन एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल ऑब्जर्व, सीधी बात सही है, वहां पे वही लिखा हुआ कि ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एक ही चीज है। आगे की तरफ 9वां नंबर में देख लीजिएगा, 8 नंबर वाला को एक साथ भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 8 नंबर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 4 नंबर में भी, दोनों एक ही है, ठीक है ना। इसके बाद इसको सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9th नंबर में क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में दिया हुआ है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को, क्या करता है, वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो बचे हुए शरीर में उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको कोहेरेंट करके, मैंने एकदम पूरी तरह से एकदम जितना वाटर निकाल दिया जाता है, और पूरी तरह से उसको सॉलिडिफाइड रूप में क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। एक्सक्रीट वेस्ट एज अ फीसेस, फीसेस जिसको हम लोग फीकल मैटर भी बोलते हैं, ठीक है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, मैं वेस्ट को रिलीज कर दिया जाता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। प्रोसेस क्या है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए, चलिए उसके बारे में भी लिखे हुए हैं। देखिए क्या क्या प्रोसेस है। फूड एंटर द माउथ वेयर इट इज च्यू एंड मिक्स विद सलाइवा। देखिए फूड को क्या किया जाता है, हम इससे वो बार बार लिख के इसलिए बताए हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्टेप्स में आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, इसलिए हमने इसको बड़ा इतना लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो आप इसको छोटा शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कितना नंबर का ये आ सकता है, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा, इसलिए मैं तो इसको बड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आपको तो फुल मार्क्स में फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं इसको बड़ा बता रहा हूँ। लेकिन आपको जहाँ लगे कि यहाँ इसको भी हटा के बस इतना भी लिखने से हो तो आप अपना मैनेज कर सकते हैं। तो फूड आ चुका है, अब उसके बाद क्या होगा, फूड पास किससे होता है, इसोफेगस से इनटू द स्टमक, स्टमक में आता है। द स्टमक मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड टू एब्जॉर्ब प्रोटीन। क्या कर देता है कि स्टमक के पास जाने पर क्या होता है, फूड को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने का समय मतलब जितना भी आपका खाना होता है ना उसको जानते हैं, रोटी जो टुकड़ा जो भी आप खाए उसको पूरी तरह से उसको मिक्स मैंने उसको घुमाया जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है, पूरा घूमते रहता है। और ये काम जो होता है कम से कम जब तक कि एसिड आ जाता है और वो एसिड के साथ उसको पूरा घुमाया जाता है। और जब प्रोटीन को क्या कर देता है कि तोड़ा जाता है, तोड़ के उसको जो होता है एमिनो एसिड के रूप में रहता है, उस एमिनो एसिड के रूप को क्या किया जाता है, स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाद बाकी चीज को आगे की तरफ प्रोसेस होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये स्टमक का था कहानी। अब चौथा नंबर में क्या लिखा है कि पार्शली डाइजेस्टिव फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू दी ड्यूडेनम। बोलता है कि जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सी शेप का स्ट्रक्चर था, उसके बाद ही क्या आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ड्यूडेनम की सहायता से वो कहां चलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे की तरफ चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बताया गया कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी को और ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट डायरेक्टली चल जाता है और बचा हुआ मैटर आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। रिमेनिंग वेस्ट एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रिमेनिंग वेस्ट जो होता है कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब एंड वेस्ट इज एलिमिनेटेड। बोलता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर और जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्ब होता है और बाकी चीज को जो वेस्ट है उसको क्या कहता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। आगे की तरफ चलता हूं मैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीज को बताना जा रहा हूं। किसका बताने जा रहा हूं, लिवर का, गॉल ब्लैडर का और आपका जाके पेनक्रियास का, ठीक है। ये सबको मैं एक साथ बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं लिवर के बारे में बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, देन पेनक्रियास। तो देखिए
यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हूँ यहाँ पे। तो देखिए स्ट्रक्चर में जो ये जगह दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये जो है ये ड्यूडेनम के रास्ते में आता है, ठीक है। ये ड्यूडेनम, उसके बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम का पार्ट है, ठीक है। ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे ये पार्ट को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और इसके पास क्या होता है, ये जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, और इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये लिवर है आपका, ठीक है। और इधर की तरफ देखिएगा तो पेनक्रियास है। यहाँ पे लिवर है, तो लिवर के जो डक्ट को बुलाया जाता है हिप्टाटिक डक्ट, ठीक है। लिवर के जो डक्ट नाली को हिप्टाटिक डक्ट बोलते हैं। और लिवर के जो लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हिप्टाटिक लोब्स और राइट हिप्टाटिक लोब्स, मतलब 2 लोब्स होते हैं, लिवर के पास 2 लोब होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो लोब होते हैं हिप्टाटिक डक्ट्स, दोनों 2 तरह के जो आते हैं, राइट से भी एक डक्ट आएगा और लेफ्ट से भी डक्ट आएगा, तो दोनों मिलकर बनता है क्या, कॉमन हिप्टाटिक डक्ट। इसके बाद गॉल ब्लैडर आता है। गॉल ब्लैडर के पास क्या होता है कि बाइल्स जो होता है बहुत देर तक क्या करता है कि अपने पास स्टोर रखता है, जब जरूरत पड़ता है तो रिलीज करता है। और ये जो दिखाई दे रहा है पेनक्रियास, थोड़ा लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पेनक्रियास। तो देखिए हमको मेनली जो है लीवर के बारे में स्ट्रक्चर देखना, तो वो देख चुके हैं, गॉल ब्लैडर के बारे में देख चुके हैं, पेनक्रियास आपको अलग अलग बनाने बोले तो आप अलग अलग वही बना सकते हैं। साथ में बोले कि सबका स्ट्रक्चर बनाइए तो साथ में ही बना सकते हैं। फिर बोलेगा फंक्शन लिखना है तो फंक्शन अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं लिवर के बारे में सबसे पहले फंक्शन लिखता हूं। तो क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में देखिए। तो लीवर जो है, लीवर का फंक्शन देखिए कि सबसे पहले तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है हमारे शरीर का कौन है, लीवर है, ठीक है। इट इज द साइट फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड लाइसिस, माने ये क्या कर देता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोजेन जो होता है हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा जरूरत पड़े, माने जैसे हम लोग फास्टिंग में है, तब यही क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। जैसे रिजर्व पेट्रोल होता है ना, उसी तरह से हमारे पास जो होता है ग्लाइकोजन भी एक रिजर्व है, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग खाना को माने वो स्टोर करके रखता है, खाना को नहीं माने कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब आपको मान के चलिए कि फास्टिंग में है या आप खाना नहीं खाएं, तो वो उस समय क्या होता है, रिलीज होता है और आपको एनर्जी तब भी महसूस होता है, इसी के कारण से। तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइकोजेनेसिस, माने ग्लाइकोजेनेसिस माने ग्लाइकोजन को जनरेट करता है और लाइसिस भी करता है, कौन, ये लीवर। दूसरा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, माने ग्लूकोज को जनरेट भी करता है। जेनेसिस जनरेट करता है ग्लूकोज को, लेकिन ग्लाइकोजन को तोड़ता भी है और ग्लाइकोजन को बनाता भी है। जेनेसिस मतलब जनरेट करने वाला, लाइसिस मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। वेट जो देखिएगा लीवर का वो 1.2 से 1.4 kg होता है, ठीक है। वेट कितना होता है लीवर का, 1.2 से 1.4 kg। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल, ये क्या करता है, सिंथेसिस भी करता, बनाता है, और सिक्रेट भी, रिलीज भी करता है, किसको, बाइल को, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन, देखिए लीवर जो होता है स्टोरेज करता है फैट और ग्लाइकोजन को। तो देखते हैं बहुत जन का लीवर क्यों होता है फैट, क्योंकि जो होता है फैट का जो ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट क्या होता है, यहीं पर ही हो जाता है, इसलिए बहुत जन का लीवर क्या होता है, फैटी हो जाता है। और फैटी लीवर होने पर इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, विभिन्न तरह के मतलब क्या होते हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो आपका क्या कर देता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने का, या आप जितने भी ऑयल के सामान का यूज कर रहे हैं, तो यही क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर यही चीज़ आपका ज़्यादा मात्रा में फैटी हो गया, तो आपका शरीर जो होगा वो आपका आलस ज़्यादा लगने लगेगा और विभिन्न तरह की बीमारियों को आपको घेर सकता है। इसलिए लीवर को हेल्दी बना के रखिए, कम तेल के सामानों का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये है फैटी लीवर से बचने का उपाय। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, ये क्या कर देता है, इसका फंक्शन क्या है कि सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन मतलब कि देखिएगा जो रक्त होता है ना, उसमें प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के अंदर में जो प्रोटीन होता है उसको बुलाया जाता है ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस भी कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। ये सिंथेसिस ब्लड प्रोटीन है ना, सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का भी सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। अब बोलिएगा ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है कि जब आपका कहीं कट जाता है ना, तो कुछ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे फैक्टर है, मैंने सेवरल फैक्टर्स आके वो ब्लड को रोकने के लिए काम आते हैं। आप सोचते हैं कि प्लेटलेट ही सिप करते हैं, तो नहीं, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं जो कि क्या कर देते हैं, ब्लड को क्लॉट, माने कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, थक्का जमाते हैं ताकि ब्लड का रिलीज ना हो,
ठीक है, जब अगर एक्सीडेंट या कहीं चोट लग जाता है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स आके क्या कर देते हैं, और प्लस प्लेटलेट्स आके वहां पर क्या कर देते हैं, क्लॉट बना देते हैं ताकि आपका ब्लड रुक जाए। ठीक है, एंड एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स हिपारिन, और क्या बनाता है, एंटीकोगुलेंट फैक्टर बनाता है जो कि हिपारिन होता है। अब ये एंटीकोगुलेंट फैक्टर क्या है, जिसको हिपारिन बोलते हैं। तो देखिए आपका ब्लड जो है कि आपके शरीर के अंदर चल रहा है, तो वो क्या लिक्विड अवस्था में और पूरा मूव कर रहा है, जरूरत है उसी अवस्था में रहेगा, तभी ऑक्सीजन आदि सब कुछ का मैंने एब्जॉर्प्शन और सब कुछ का ले सकेगा न्यूट्रिएंट आदि को। लेकिन जैसे ही ब्लड निकल जाता, बाहर की तरफ निकल जाता, तो वो सूख जाता। ठीक है, तो अंदर में रहता तो क्यों नहीं होता ऐसा, क्लॉट नहीं जमता है, क्योंकि हिपारिन होता है। हिपारिन क्या कर देता है, कोगुलेशन नहीं होने देता हमारे ब्लड को। लेकिन जैसे बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है तो हिपारिन का खत्म हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो क्लॉट हो जाता है। तो ये इसीलिए क्या, ये सिंथेसिस किसका करता है, ये फैक्टर क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट फैक्टर का भी यहीं पर सिंथेसिस होता है, जो हिपारिन का भी सिंथेसिस यहीं पर ही होता है। ये सब बातें थी लीवर की। आगे चलिए गॉल ब्लैडर के बारे में जानते हैं। गॉल ब्लैडर फंक्शन, देखिए ये स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, झोला जैसा देखे थे एकदम इस तरह का एकदम, ठीक है ना, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाउंड इन लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ राइट हिप्टैटिक लोब, राइट हिप्टैटिक लोब के लोअर नीचे की तरफ पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। ये क्या स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ बाइल करता है, बस इसका फंक्शन यही है। नोट करके रखिए कि बाइल क्या है, बाइल क्या होता है, बाइल क्या होता है ये जानिए कि इट इज एन अल्कलाइन, माने अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है, विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है, विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और इसका स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन है, गॉल ब्लैडर है। तो एक तरह का जो होता है केमिकल है, समझ रहे ना, विस्कस ग्रीनिश येलो फ्लूइड है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, फैट का एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए पेनक्रियास का फंक्शन, पेनक्रियास फंक्शन, इट इज पिंकिश कलर ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम, स्टमक और ड्यूडेनम के पास प्रेजेंट होता है पिंकिश कलर का एक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, पेनक्रियास। देखिए ये क्या काम करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास जूस, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक जूस को सिंथेसिस करता है और क्या कर देता है, सिंथेसिस करता है और सिक्रीट भी करता है, निकालता भी है, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो। बस आपको इतना ही इसका फंक्शन जानना था, और गॉल ब्लैडर का भी इतना ही फंक्शन जानना था जो लिखा हुआ है। और इतने के साथ ही आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाला जो था टॉपिक वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो है आपका 1.2, 1.3, 1.4 का कंबाइंड लेक्चर आएगा इसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका।